हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आप तमाम व्यूवर्स का इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में लास्ट वीडियो में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का 2 स्टांजास देख चुके हैं। उसके विषय में हम लोग बृहत रूप से जान चुके हैं। उन दोनों स्टांजास क्या रेफर कर रहे थे उसके विषय में भी हम लोग जान चुके हैं। और आज हम लोग इस कविता के बचे हुए 3 स्टांजास को लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सर्वप्रथम हम इसे रिसाइट करेंगे, उसके बाद इसमें जो हार्ड वर्ड्स है का सॉल्यूशन देखेंगे और लास्ट में हम लोग इन तीनों स्टांजास के प्रत्येक लाइन का हिंदी एक्सप्लेनेशन बृहत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर nor a lost hour recall, but come bad chance, and we join to it our strength, and we teach it art and length, itself over us to advance. When thou sighest not wind, but sighest my soul away. When thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou sayest. If in thine my life thou waste, thou art the best of me. Let not thy divining heart forethink me any ill. Destiny may take thy part, and may thy fears fulfill, but think that we are but turned aside to sleep. They who one another keep alive never parted be. तो हम लोग इन तीनों स्टांजास का रिसिटेशन किए। उसके बाद हम लोग चलते हैं और इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स को देखते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए, फीबल मीन्स होता है कमजोर या निर्बल या दुर्बल। अब यहाँ पर देखिए मेंस पावर, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी होनी चाहिए लेकिन नहीं है, खैर कोई बात नहीं है, अर्थ स्पष्ट है। मेंस पावर मीन्स होता है मानवीय शक्ति, मानव की शक्ति। उसके बाद गुड फॉर्चून मीन्स होता है भाग्य, सौभाग्य या ऐश्वर्य। उसके बाद फॉल मीन्स होता है गिरना, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा इसका अर्थ प्राप्त होना। उसके बाद एड। अब देखिए स्पेलिंग, देखिए आप ओल्ड स्पेलिंग और मॉडर्न स्पेलिंग को देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ ADDE, तो ये ओल्ड स्पेलिंग है। मॉडर्न स्पेलिंग में क्या होता है? ADD होता है, ADD होता है। एड मतलब जोड़ना, अनदर मतलब होता है अन्य। आवर, देखिए आवर, यहाँ पर ये ओल्ड स्पेलिंग है आवर का, और हम लोग मॉडर्न स्पेलिंग HOUR यूज करते हैं। रिकॉल मतलब होता है ब्रिंग बैक, वापस लाना। रिकॉल यह बुलाना, वापस लाना या बुलाना। चलिए, उसके बाद लॉस्ट मतलब होता है खोई हुई। उसके बाद आप आइए, बैड चांस मतलब होता है दुर्भाग्य कह सकते हैं या खराब अवसर। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब ज्वाइन JOYNE है, जो ओल्ड स्पेलिंग है। मॉडर्न स्पेलिंग JOIN हो जाएगा। ज्वाइन मतलब क्या होता है? ज्वाइन करना,
सम्मिलित करना। उसके बाद स्ट्रेंथ मतलब ताकत या साहस। उसके बाद आर्ट, आर्ट मतलब होता है कला। लेंथ मतलब होता है विस्तार या महानता। उसके बाद इट सेल्फ, देखिए अलग अलग लिखा हुआ है, इट सेल्फ, ये हो जाएगा आपका ओल्ड स्पेलिंग है, ये हो जाएगा इट सेल्फ, ये मॉडर्न स्पेलिंग है। उसके बाद यहाँ देखिए ओ दिया हुआ है, एपोस्ट्रॉफी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। अब ये क्या है, तो ये राइटिंग का जो है एक अपना यूनिक स्टाइल है ओवर को लिखने का। तो यहाँ पर ओ एपोस्ट्रॉफी आर इज इक्वल टू ओवर, क्या हो जाएगा, ओवर। उसका एडवांस मतलब क्या होता है, उन्नति करना। अब देखिए दाव, देखिए थोड़ा सा हम दाव से संदर्भित कॉन्सेप्ट दे देते हैं पहले ही। दाव वो जो है यह नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, और इसका मतलब होता है यू। इसका मतलब क्या होता है, यू। अब देखिए दाव का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है दी, दी मतलब भी यू होता है। चलिए अब दाव का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वह होता है दाय, दाय मतलब होता है योर, दाय मतलब योर। अब इसी दाव का जो है वह पॉजिटिव प्रोनाउन होता है दाइन, दाइन मतलब क्या हो जाता है, योर्स। समझ में आ गया। इसका प्रयोग जो है पहले होता था ओल्ड स्पेलिंग में, ओल्ड इंग्लिश में, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ये सारी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए अब देखिए साइएस्ट, साइएस्ट देखिए SIGH, उसके बाद है एपोस्ट्रॉफी ST। यहाँ पर साइएस्ट जो है ओल्ड स्पेलिंग है, इसको आप समझिएगा साय, साय मतलब आहें भरना, आहें भरना। तो दाव क्लियर हो जाएगा, साइएस्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर WINDE, ऐसे तो विंडी है लिखा हुआ, लेकिन विंड के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। ये ओल्ड स्पेलिंग, ये मॉडर्न स्पेलिंग। चलिए उसके बाद साइएस्ट फिर हो गया कंप्लीट आपका शोल, SOULE, शोल। शोल जो है ओल्ड स्पेलिंग है, इसका हो जाएगा मॉडर्न स्पेलिंग SOUL। तो इसका अर्थ हो जाता है आत्मा या रूह। चलिए दाव क्लियर हो गया। विपेस्ट, विपेस्ट देखिए विप एपोस्ट्रॉफी T इज इक्वल टू विप। विपेस्ट को आप विप समझे। यहाँ पर जो है जॉनटन का लिखने का एक अपना राइटिंग स्टाइल है विपेस्ट, तो ये ओल्ड स्पेलिंग मानिए और इसका मॉडर्न स्पेलिंग विप हो जाएगा। चलिए अब अनकाइंडली, अनकाइंडली काइंड मतलब जो है एक ही हम हिंदी बताते हैं, निर्दयता पूर्वक या क्रूरता पूर्वक दयालुता के साथ। आप याद रखिएगा, निर्दयता पूर्वक दयालुता के साथ। ऐसे देखिए अनकाइंडली मतलब होता है क्रूरता पूर्वक, और काइंड मतलब होता है दयालु, काइंड मतलब दयालु। लेकिन आप दोनों को कंबाइन करके आप सेंस लगाइएगा, क्रूरता पूर्वक या निर्दयता पूर्वक दयालुता के साथ। अब देखिए लाइफ्स, यहाँ पर लाइफ्स जो दिया गया है वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं है। माई लाइफ्स, ब्लड, ब्लड मतलब रुधिर होता है, रक्त होता है। यहाँ पर डोथ देखिए, डोथ, डोथ मीन्स होता है डज, डोथ मतलब डज। डू जो है ये हो जाएगा आपका प्लूरल फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर फॉर्म। अब डीके, डीके मतलब होता है क्षय होना, डीके मतलब क्षय होना। अब देखिए इट कांट बी, बी, बी का स्पेलिंग देखिए BEE, ये नहीं मधुमक्खी वाला है, यहाँ पर बी के अर्थ में किया गया है, या ओल्ड या मॉडर्न। चलिए इंग्लिश। अब दैट दाउ लवेस्ट, लवेस्ट का देखिए स्पेलिंग LOV है, एपोस्ट्रॉफी ST है, लवेस्ट। तो इसको समझिएगा आप लव, प्रेम। चलिए दाउ सेयस्ट, SAY एपोस्ट्रॉफी ST है, तो इसको समझिएगा से मतलब कहना। दाइन तो अभी समझ चुके हैं, दाइन मतलब योर्स। उसके बाद वेस्ट, वेस्ट मतलब होता है आपका बर्बाद करना। यहाँ पर देखिए दाव, दाव समझ में आ ही रहा है। यहाँ पर आर्ट,
और यहाँ पर भी आर्ट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कला के लिए किया गया है और यहाँ पर जो है आर्ट, वो आर्ट जो है वह मॉडर्न आपका ओल्ड स्पेलिंग है, तो इसका आपका मॉडर्न स्पेलिंग हो जाएगा आर। तो आर्ट यहाँ पर आर के बराबर है। उसके बाद आपका मी तो समझ में आ ही रहा है, मी इज इक्वल टू एम ई कहने का मतलब है। दाय मतलब तो यहाँ समझा दिए हैं, यू होता है। उसके बाद डिवाइनिंग, डिवाइनिंग मतलब होता है पवित्र या निष्पाप, पवित्र या निष्पाप। और इसका अर्थ जो है यहाँ पर ब्रूडिंग भी हो जाएगा, मतलब चिंतन करते हुए। उसके बाद हार्ट, हृदय। फॉर थिंक, यह ओल्ड स्पेलिंग है फॉर थिंक, तो इसका हो जाएगा आपका फॉर थिंक। यहाँ पर ई क्लिप्ड हो जाएगा। ये ओल्ड स्पेलिंग, ये मॉडर्न स्पेलिंग। अब इल, इल मतलब यहाँ पर हो जाएगा अनिष्ट, अनिष्ट की आशंका, अनिष्ट की आशंका हो जाएगा यहाँ पर इल, या दुर्भाव हो जाएगा, दुर्भाव, दुर्भाव हो जाएगा। यानी इसको कह सकते हैं बैड आइडियाज या बैड जो है वो ड्रीम्स, बुरे ख्याल। इल मतलब बुरे ख्याल। अब यहाँ पर देखिए, डेस्टिनी मतलब होता है नियति, भाग्य। उसके बाद पार्ट मतलब क्या होता है, पक्ष या भूमिका। और टेक पार्ट मतलब भूमिका अदा करना। अब यहाँ पर देखिए फेयर्स, FEARES है, इसको समझिएगा। फेयर्स मतलब डर। फुलफिल मतलब होता है पूर्ण करना, पूरा होना। उसके बाद वी, अब देखिए वी का हो जाएगा आपका W और E, वी मतलब हम लोग। अब देखिए टर्न एसाइड एक फ्रेज है। टर्न एसाइड मतलब होता है करवट लेना, करवट फेरना, सोने के दरमियान करवट फेरना। स्लीप, स्लीप ओल्ड स्पेलिंग है, इसका मॉडर्न स्पेलिंग हो जाएगा स्लीप। उसके बाद फिर आपका स्लीप मतलब सोना, कीप, कीप ओल्ड स्पेलिंग है, इसका मॉडर्न स्पेलिंग हो जाएगा KEEP, कीप। उसके बाद अलाइव मतलब होता है जीवित, और NEAPOSTROPHE R मतलब समझिएगा आप नेवर। ये क्या है, यह शॉर्टेड, ये एब्रिविएटेड फॉर्म है नेवर का। उसके बाद पार्ट, पार्ट मतलब होता है जुदा होना, और इसका पार्ट पास्ट टेंस दिया हुआ है पार्टेड। और BE इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू बी। चलिए अब इसमें जो मौजूद जो हार्ड वर्ड्स था, इसे हम लोग मनोयोग पूर्वक देख लिए। अब हम लोग चलते हैं और इस 3 स्टैंजास का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, 2 स्टैंजास में हम लोग देखे थे कि कभी वह अब्रॉड जा रहा है, इसलिए उसकी जो प्रेमिका है वह बहुत ही हर्ट ब्रोकन है, हर्ट है और कंफ्यूज्ड है। वह बहुत ही रो रही है, वह चाह रही है कि वह हमसे दूर न जाएं, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि कभी जॉन डन साहब को वह जाना पड़ रहा है अब्रॉड। इसलिए वह बहुत ही तसल्ली जो है अपनी प्रेमिका के हृदय में भर देते हैं, बहुत समझाते हैं कि मैं जो है वहाँ पर कुछ काम है, उसका संपादन करने के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, और मैं तुरंत ही जल्दी ही लौट करके तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम चिंतित अवस्था में मत रहो, तुम रो मत, बिलखो मत, मैं जल्दी ही वापस लौट करके आऊँगा। क्योंकि जब तक मेरी सांस सजेगी तब तक मैं तुम्हें चाहता रहूँगा, मैं तुम पर प्यार बरसाता रहूँगा। तो कभी जो है वह अपनी भावी मृत्यु का अनुमान लगा करके इस 3rd स्टैंजा में मनुष्य या मानव की दुर्बलताओं पर बात किया है। अब देखिए उसके अनुसार, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर, मानव की शक्ति या मानवीय शक्ति कितना कमजोर है, कितना
निर्बल है, कितना दुर्बल है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अर्थात यहाँ पर तो समझ गए, पहला लाइन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो है पावर ऑफ डेस्टिनी का बात किया जा रहा है। देखिए, दो प्रकार के जो है लोग होते हैं। एक होते हैं फेटेलिस्ट, जिसे भाग्यवादी कहते हैं, जो भाग्यों में विश्वास करते हैं, और एक होते हैं कर्मनिस्ट, मैन ऑफ एक्शंस और मैन ऑफ पार्ट्स, जो अपने कर्मों में विश्वास करते हैं। तो दोनों का विचारधारा जो है अलग अलग है। यहाँ पर जो है पावर ऑफ डेस्टिनी के बारे में, फेट के बारे में बताया गया है कि मानवीय जो शक्ति है, मानव की जो शक्ति है वो बहुत ही कमज़ोर है भाग्य के आगे, फेट के आगे, डेस्टिनी के आगे बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही निर्बल होता है मनुष्य की शक्ति। अब देखिए, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, मानव को जो सुख प्राप्त हुआ है, कि मानव को जो सुख प्राप्त हुआ है, गुड फॉर्चून प्राप्त हुआ है, गुड लक प्राप्त हुआ है, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, या धन दौलत प्राप्त हुआ है, या अच्छे दिन प्राप्त हुआ है, उसमें एक घंटा, एक क्षण की वृद्धि कर सकने की साहस उसमें नहीं है। एक पल या एक क्षण उसमें वृद्धि नहीं किया जा सकता है, यानी खुशियों के पल को बढ़ाया नहीं जा सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पर हम लोग अगर अच्छे पल होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि कुछ समय के लिए ये ठहर जाए, ये थम सा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वक्त जो है वो टाइम फ्लाइज स्विफ्टली विथ इट्स विंग्स। अर्थात टाइम जो है वह अपने क्रम में वह जाता रहा था और रहेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मानव को जो भी सुख प्राप्त हुआ है, जो भी ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, उसमें एक क्षण की भी वृद्धि कर सकने की क्षमता या साहस उसमें नहीं है। किंतु अपनी विपत्तियों की अवधि में वृद्धि करने की सामर्थ्य उसमें है। अब देखिए, जब मनुष्य दुर्भाग्य से घिर जाता है तो वह अपने कार्यों के द्वारा या अपने कष्टों में, विपत्तियों में व्यथित होकर उस दुर्भाग्य में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ तो समझ में आ गया बात। अब यहाँ पर नोर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, अब जो गुजरे हुए लम्हा है, जो पल है, उसे वापस नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, कहा गया है कि टाइम वंस लॉस्ट कांट बी रीगेन्ड, एक बार जो समय चला जाए वह वापस नहीं आ सकता है, उसे हम लोग ब्रिंग बैक नहीं कर सकते हैं, उसे वह कम बैक नहीं हो सकता है। तो कहता है कि बट कम बैड चांस। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारे कठिनाइयाँ आती रहती है, बहुत सारे समस्याएं से मनुष्य जूझते रहते हैं। उनके जीवन में समस्या ही समस्या, हर्डल्स, ऑब्स्टैकल्स वह आते रहता है, और उसी के बीच बीच में थोड़े समय के लिए सुख आता है, और वह सुख जो है, द डेज ऑफ हैप्पीनेस पास अवे क्विकली, यानी जो खुशियों का दिन होता है वह क्षणिक होता है, जल्दी बीत जाने वाला होता है। तो कहा जा रहा है कि कम बैड चांस। एक बात और हम करना चाहेंगे कि समस्याएं तो जीवन में मनुष्यों को आता ही है, और ये समस्याएं हम लोगों का पार्ट ऑफ लाइफ है, यह पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्याएं आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन समस्याओं के बीच तालमेल बैठा करके, सामंजस्य बैठा करके और खुशी पूर्वक जीना वह आर्ट ऑफ लिविंग है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कम बैड चांस, लेकिन दुर्भाग्य आ गया है,
वो बैड चांस आ गया है। अब देखिए यहाँ कवि जो है अपनी प्रेमिका से वह कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच जो है अभी बैड चांस है, वह अच्छे दिन नहीं है, कयामत का दिन आ चुका है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से अभी बिछड़ने वाले हैं। एंड वी जॉइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, इसलिए इन बैड चांस को, इस बैड चांस को, इस बैड चांस को, इस बुरे वक्त से हमें पूरी साहस से, अदम्य साहस, शक्ति या धैर्य से इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदलना है। इसके अगेंस्ट में चल कर के हम अपने कलाओं से, हम अपने महानता व विस्तारों से, हम अपने बुद्धि व चातुर्य से, हम अपने उदारवादी विचारधाराओं से इस बैड चांस का सामना करें, मुकाबला करें, और यही हम लोगों को उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। कहने का मतलब है कि कवि जॉन डन साहब कहते हैं कि भले ही यह विपत्ति की घड़ी है, लेकिन इस विपत्ति के घड़ी में हमें पूरे स्ट्रेंथ के साथ, पूरे आर्ट के साथ, पूरे लेंथ के साथ इसका सामना करना होगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया, क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट लाइन जो है, हम नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। When thou sayest not wind। अब देखिए, जब तुम आहें भरती हो, कभी कह रहे हैं अपनी प्रेमिका से कि when thou sayest, जब तुम आहें भरती हो, thou sayest not wind, तो वह आहें, वह यूं ही वायु में प्रविष्ट होकर के नष्ट नहीं हो जाता। बट साइस्ट माई सोल अवे, बल्कि तुम्हारी आहों में मेरी आत्मा मिल करके मुझसे ही वह जुदा हो जाता है, होने लगता है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी अपनी प्रेमिका के आहों में अपनी आत्मा का एक मिंगल्ड स्टेट का बात किया है। कवि का कहना है कि तुम जो आहें भरती हो, वह यूं ही वायु में या पवन में वह प्रविष्ट होकर के नष्ट नहीं होता है, बल्कि तुम्हारे आहें के कारण हमारे अंदर मौजूद जो सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मा है, जो रूह है, वह हमसे मानो कि निकल जाता है, वह निकलने लगता है। अब कहा जा रहा है कि when thou weepest unkindly kind, और जब भी तुम वियोग की बात सोच करके तुम रोती हो, when thou weepest, जब भी तुम रोती हो क्रूरतापूर्वक दयालुता के साथ, तो इससे मेरे जीवन का रुधिर, रक्त, वह नष्ट होने लगता है, विनिष्ट होने लगता है, उसका क्षय होने लगता है। अब देखिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है अनकाइंडली काइंड। अब इसके पीछे रीज़न है। अब रो करके, आहें भर करके वह उदारता प्रदर्शित करती है, उसकी प्रेमिका उदारता प्रदर्शित करती है, इसीलिए यहाँ पर काइंड कहा गया है। और साथ ही साथ अनकाइंड भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह जो आहें भरती है, वह जो रोती है, तो वह कवि के जीवन में जो है वह क्या करता है, वह जो एनर्जी है, जो ब्लड है, वह डीके होता है, वह क्षय होने लगता है, यानी कवि का जो है वह नाश होने लगता है। इसलिए कहा गया है अनकाइंडली काइंड। अब इट कांट बी दैट दाउ लवेस्ट मी, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे प्रेम करती हो जैसा कि तुम कहती हो। यानी कवि की प्रेमिका वह हमेशा से कहती रही थी या कहती है कि
मैं आपसे बहुत ही प्रेम या ट्रू लव करती हूँ, लेकिन तुम्हारा ये जो वादा है, तुम्हारा ये जो स्टेटमेंट है वह तो झूठा है। क्यों? क्योंकि तुम रो करके, चिल्ला करके, बिलख करके मेरे रुधिर को विनिष्ट कर रही हो, इसलिए तुम तो अनकाइंड भी हो। तुम कैसे हमसे ट्रू लव कर सकती हो? अब देखिए, चूँकि यहाँ पर जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको, कोई भी योद्धा जब रण क्षेत्र में जाता है या युद्ध क्षेत्र में जाता है तो उसे दृढ़ता से, साहस से विदा किया जाता है। यदि उसके जाने पर उनके परिवार के लोग रोएं, कल्पें, तो इससे क्या होगा कि जो वीर, जो योद्धा है, उसकी शक्ति, उसकी मजबूती वह कमज़ोर पड़ जाएगा। उसका जो आत्मा है वह तो यही परिवार के घेरे में सिमट करके रह जाएगा और वह सिर्फ अपना पार्थिव शरीर जो है लेकर जाएगा, और वहाँ जो है उसे क्या सामना करना पड़ेगा? उसे परास्त होना पड़ेगा। इसलिए कभी जो है जॉन डन साहब कहते हैं कि मैं जो तुमसे जुदा हो रहा हूँ तो मुझे प्रेम पूर्वक, साहस पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक हमें विदा कर दो। चूँकि ज़्यादा जो अटैचमेंट होता है वह कष्टकारक होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो जैसा कि तुम कहती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ द वेस्ट। अब इसका रीज़न यहाँ दिया हुआ है कि देखो क्यों, क्योंकि तुम में ही मेरी रूह जो है वह बसती है, रिसाइड करती है। और अगर तुम रोती हो, आहें भरती हो, तो इससे मेरा शरीर जो है वह क्षय होता है। हम अपने आप को बर्बाद करते हैं। तुम तो स्वयं जो है बर्बाद हो रही हो, तुम स्वयं जो है अग्नि में जल रही हो और मुझे भी तुम जला रही हो। अब नेक्स्ट, Thou art the best of me। अब देखो, तुम मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो। तुम कलियों की बचपन हो, तुम फूलों की जवानी हो, तुम मौजों की रवानी हो, तुम हुस्न की मल्लिका हो, तुम परियों की रानी हो। तुम ही तुम हो मेरे हृदय में, तुम ही सब कुछ हो। यू आर एवरीथिंग फॉर मी। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए कि हम वहाँ जा कर के कोई गुल जो है नया खिला लेंगे, या वहाँ पर हम जाएंगे तो किस तरह से रहेंगे। तो दोस्तों, अब ये दूसरा स्टंजा समाप्त होता है। अब तीसरा स्टंजा की ओर बढ़ते हैं। लेट नोट दैट डिवाइनिंग हार्ट, लेट नोट दैट डिवाइनिंग हार्ट। अब कवि जो है कह रहे हैं कि देखो, अपने निष्पाप हृदय में, अपने निष्पाप या पवित्र या चिंतन करते हुए हृदय में मेरे प्रति कोई भी अनिष्ट की आशंका मत रखो। मेरे बारे में अनिष्ट की आशंका होने की बात पहले ही फॉर थिंक मत करो, सोचो, फॉर सी करो। डेस्टिनी में टेक द पार्ट। हो सकता है नियति तुम्हारे ही पक्ष में हो या हो जाए। अब देखिए, जो भी हम लोगों के पास पॉजिटिव एटीट्यूड होता है या नेगेटिव एटीट्यूड होता है, तो इसका जो है, अगर हम में अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो यह प्रकृति भी यह पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वह स्ट्रॉन्ग करने में वह मदद करती है। और नेगेटिव एटीट्यूड है तो इसमें भी प्रकृति वह मदद करती है स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गनेस प्रदान करने के लिए। इसलिए कहा जा रहा है कि अपनी जो निष्पाप हृदय है, जो पवित्र हृदय है, उसमें कोई भी अनिष्ट की आशंका या दुर्भाव मेरे प्रति मत रखो। उसके विषय में पहले ही मत सोचो। भविष्य की बातें पहले ही कवि की प्रेमिका सोच लेती है, पहले ही भविष्य को देख लेती है। वह कवि कहता है
कि इसीलिए तुम्हारे अंदर में जो भी इविल थॉट्स है उसे ड्राई आउट कर दो, उसे ब्लॉट आउट कर दो। यदि तुम्हारे अंदर में जो इविल थॉट्स है, हो सकता है कि डेस्टिनी यानी भाग्य जो है, जो नियति है तुम्हारे ही पक्ष में हो जाए, और जो तुम मेरे प्रति इविल थॉट्स रखते हो सकता है एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, वह परिपूर्ण हो जाए। जो मेरे लेकर के तुम्हें फेयर है, जो इविल थॉट्स है, हो सकता है कि वह चरितार्थ हो जाए, वह पूर्ण हो जाए। तब तुम क्या करोगी? अब नेक्स्ट, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। सिर्फ तुम मेरे बारे में इतना ही सोचो, मानो कि हम लोग गहन निद्रा में निमग्न होने के लिए एक दूसरे से करवटें फेरी है या करवटें ली है। बस इतना ही तुम समझो कि हम लोग गहन निद्रा में निमग्न होने के लिए एक दूसरे से करवटें बदली है या फेरी है। बस इतना ही तुम मानो, चूंकि हो सकता है कि निद्रा पूर्ण होने के पश्चात फिर हम लोग एक दूसरे के आगोश में हो। तो बस इतना ही सोचो कि हम एक दूसरे से करवट थोड़ा सा बदल लिए। किस लिए? तो डीप स्लम्बर के लिए, वो डीप साउंड स्लीप के लिए। और लास्ट में जो है 2 लाइन्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। वे लोग या प्रेमी लोग जो एक दूसरे के दिलों में राज करते हैं, जो एक दूसरे के दिलों में यादों को ताज़ा बना करके रखते हैं, हमेशा जीवित रहते हैं और कभी भी जुदा नहीं होते हैं। यानी यादों के सहारे यदि आप भी हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो लवर्ड्स है वो समीप है, और मरने के बाद भी उन लोगों की अच्छाइयाँ या ट्रू लव वह हमेशा बरकरार रहता है। तो यह जो 3 स्टैंजास देखें, यह आपको कैसा लगा? दोस्तों, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन साहब का एक उत्कृष्ट सॉन्ग है, बहुत ही स्प्लेंडेड सॉन्ग है। बहुत सारे एक्सीलेंट सॉन्ग्स में से यह एक स्प्लेंडेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह सकते हैं, यह सॉन्ग है। यह जो है लिरिकल टोन देता है। यह कविता में जो है लिरिकल टोन जो है मिलता है, और इसे बहुत ही खूबसूरत शब्दों में अर्थों का सहारा लेकर के जॉन डन साहब जो है इस कविता का कंपोज किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, साथ ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक डिफिनिट टाइम में 12th का कोर्स इंग्लिश का वह समाप्त करूंगा। यदि आप भी चाहते हैं बेहतर रिजल्ट तो मेरे साथ जुड़ जाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, और उस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस है उसका आंसर्स। तब तक के लिए धन्यवाद। And no one ever would have dared to tread on you.